उसके बाद फिर अपनी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके। हाँ, तो ये बताइए कल की क्लास हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ था? सिंगली और डबली बीम, वो ठीक रिइंफोर्समेंट है वाला। और सर मॉड्यूलर रेशियो पढ़ा था सर। ओके और फॉर्मूले भी फॉर्मूले सर बताए थे आपने। सिग्मा ओके सीबीसी बताया था, सिग्मा सीसी बताया था, ओके प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, ये सब। लीवर ओके आर्म बताया था सर, इसका फॉर्मूला जेड बराबर डी माइनस एक्स आई 3। ओके और सर ग्रेड भी बताया, मतलब वो जो सिग्मा सीबीसी का मान निकालना बताया था, 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू हम लोगों को मिलेगा ग्रेड पे। चलो ठीक है। इसके बाद फिर यस सर। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, उनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। यस सर। ठीक। यस। दोनों के बारे में मैंने बताया था कि हमारी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है या एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस मैंने क्या बताया था, जो हमारा बीम का सेक्शन है उस सेक्शन की एक्चुअल में जो न्यूट्रल एक्सिस होती थी। ठीक। जैसे हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन की जो न्यूट्रल एक्सिस होती है कहाँ होती है? मिड पे होती है। तो वो हमारा क्या होगा, उसकी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होगी। समझ रहे? उसकी जैसे मिड पे होती थी तो क्या होगी, वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होगी। लेकिन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से मतलब क्या है कि जब हमने वहां पे स्टील का परसेंटेज टॉप फाइबर में डाल दिया, जो उसको बॉटम फाइबर है, बॉटम पे या टॉप टॉप पे हम लोग कहीं भी स्टील का परसेंटेज बढ़ा देंगे। ठीक। जब हम स्टील बढ़ाएंगे या कहीं कंक्रीट बढ़ाएंगे तो जो उसकी न्यूट्रल एक्सिस है वो चेंज होगी कि नहीं होगी? यस भाई सर। जिधर हमारा ज्यादा लोड होगा उधर की ओर खिसक जाएगी वो। ठीक, मतलब उधर की ओर वो शिफ्ट हो जाएगी। तो यस सर। अब इस समय एक्चुअल कंडीशन में किस जगह पे आ गई न्यूट्रल एक्सिस? वो हमारी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है। तो इनके दो और फॉर्मूले हैं, एक तुम्हारा डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का और डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का। इनके दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। फिर हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ स्टील को भी डिस्कस किया हुआ था कि पीटी बराबर 100 AST अपॉन बीडी। पीटी जी बराबर 100 AST अपॉन बीडी। ओके। फिर यस सर। कल हमारा चल रहा था लास्ट में बिल्कुल लीवर आर्म चल रहा था। ठीक। तो लीवर आर्म को अब यहाँ पे जेड बराबर डी माइनस एक्स वाई जो थ्री तुम्हारा आया हुआ था, देख लो यहाँ पे कैसे आया हुआ था, जेड बराबर डी माइनस एक्स अपॉन 3। ये कैसे आया था तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये बीम का कोई सेक्शन है। ठीक। उसकी ये न्यूट्रल एक्सिस है। इसमें जो तुम्हारी स्टील पड़ी हुई है इधर पड़ी हुई है, स्टील हमारी इधर पड़ी हुई है। तो इसका जो हमारा टेंशन आएगा इसी पे आएगा। ठीक। जब मैं इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा तो स्ट्रेस डायग्राम इसका कैसा बनेगा? ये बनेगा। बेटा इधर देखो, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? स्क्रीन शो हो रही मेरी? यस सर। ठीक। स्ट्रेस डायग्राम ऐसा दिखेगा हमारा। अब ये बताओ जो ऊपर वाला ये पार्ट है ये कैसा है, ट्रायंगल शेप का है कि नहीं है? यस सर। यस सर। और मैंने ये भी बताया हुआ था, जो यहाँ पे देखो ये हमारा होता है ओवरऑल कैपिटल डी, पूरा टॉप टू बॉटम। ठीक। कैपिटल डी का मतलब क्या है कि बीम सेक्शन की टोटल गहराई, बीम सेक्शन की टोटल गहराई हमारे कैपिटल डी है। वहीं पे जो स्टील पड़ी हुई है स्टील के जस्ट सेंटर से हमारी क्या होगी, ये स्मॉल डी होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्थ। समझ रहे? स्मॉल डी हमारा कैपिटल डी हमारा क्या है? स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ, कैपिटल डी टोटल डेप्थ। इसके बाद यहाँ पे देखो मैंने ये कुछ हाईलाइटेड पार्ट कर रहा हूँ, ये कुछ मैंने पार्ट हाईलाइटेड किया। ये हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा?
यस सर, शो कर बेटा रहा ये है। हाईलाइटेड नहीं हो रहा, इसको हम लोग बोलेंगे क्लियर कवर, सॉरी इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर क्यों ये इफेक्टिव कवर है? क्योंकि देखो जो स्टील पड़ी हुई है स्टील के सेंटर से है बिल्कुल बॉटम तक, ठीक। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इफेक्टिव कवर। वहीं पे ये हमारा तो सिर्फ यानी इधर से लेके इधर तक, जो मैंने डार्क किया ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इस डार्क वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे क्लियर कवर। ये बताओ इफेक्टिव कवर, क्लियर कवर, टोटल डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया आपको? आ गया सर। सर इसमें सबको आ गया डिफरेंस ना? क्या लग रहा है? देखो इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव कवर का मतलब क्या है कि बीम के बॉटम से लेके स्टील के सेंटर तक, मतलब जहां तक वो अपना इफेक्ट का प्रभाव डाल रहा है। यदि बीम के ये सरिया के सेंटर तक है इसका मतलब क्या है, वो इफेक्टिव है। और जो क्लियर कवर क्या है, कवर क्लियर कवर हमारा सरिया के बिल्कुल जस्ट नीचे से है, सरिया के जस्ट नीचे से बिल्कुल बॉटम तक, वो हमारा क्लियर कवर है। यस सर आ गया समझ। ठीक। तो अब यहाँ पे देख लो, जो तुम्हारा इसका स्ट्रेस डायग्राम बना हुआ है ये किस शेप का है, ट्रायंगल शेप का है कि नहीं है? यस सर। ठीक। जब ये ट्रायंगल शेप का है तो ट्रायंगल शेप का तुम लोग जानते हो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है? थर्ड। HY 3 सर। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा होगा, अब मान लेता हूं देखो ये हमारी क्या थी, न्यूट्रल एक्सिस थी। यस सर। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस थी। एक मिनट, ठीक। ये देखो ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस तक की हमने जो डेप्थ मानी हुई थी, एक्चुअल डेप्थ, उसको क्या माना था, एक्सी। एक्सी, इधर देखो हमने यहां तक की जो डेप्थ मानी हुई है उसको क्या माना है, एक्सी। न्यूट्रल एक्सिस की जो एक्चुअल डेप्थ है वो क्या है, एक्सी है। ठीक, दिखा ये चीज, ये देखो एक्सी शो कर रहा कि नहीं कर रहा? सर तो अब Yes, यहाँ पे sir. जो उसका सीजी हो जाएगा, सीजी कितना हो जाएगा, टॉप से 1/3 होता है हमारा, यस सर। टॉप से 1/3 मतलब इधर कहीं लाई करेगा। देखो यहाँ पे जो मैंने एरो लगाया, एरो पे लाई करेगा। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या कंप्रेशन जोन है, इधर पे हमारा क्या होगा, ये टेंशन होगा। टेंशन जो। ठीक, सी और टी इन्हीं के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम लोग बोलते हैं जेड। सर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी HY 3 पे आएगा। हाँ, उसका जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ऊपर कंक्रीट वाले पोर्शन का, कहाँ पे होगा, 1/3 पे होगा। किसके 1/3, यानी XC/3, XC/3 पे होगा। ठीक, ना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे जेड की वैल्यू। अब ये बताओ इस डायग्राम पे तुम जेड की वैल्यू निकाल सकते हो? जेड बराबर हमें टोटल मालूम है यहां से लेकर यहां तक कितना, डी। ठीक, डी में यदि हम ऊपर का इतना पोर्शन लेस कर दो, इतना वाला पोर्शन, ये पोर्शन लेस कर दो इसमें, तो कितना बच जाएगा, ये हमारा जेड निकल आएगा। ये पोर्शन कितना आ रहा था ऊपर से, x/3 यानी XC/3 मतलब XC/3, ये हमारा क्या निकला है, लीवर आर।
बताओ अब ये लीवर आर्म समझ में आया कि नहीं आया, कैसे निकला है? सर इस जो डायग्राम में हमारा आपने सर जेड जेड सर बॉटम से लिया और इसमें सर आपने अलग लिया। किसमें जेड बॉटम से लिया है? सर सेकंड वाला जो बॉटम, डायग्राम बनाया आपने हाँ हाँ उसमें सर नीचे से जेड लिया है और सर इधर जो डी है सर फर्स्ट डायग्राम में सर उसमें हाँ। सेंटर से तो सर कैपिटल डी से माइनस होगा ना बेटा नीचे से स्मॉल नहीं, डी से। ना बॉटम ना से ना, थोड़ी ना लिया है, जो तुम डायग्राम स्टील के देख बीच नहीं रहे से हो। जो है। देखो डॉट, मैंने तुम डॉट देख नहीं रहे हो, डॉट देखो। अच्छा अच्छा हाँ सर दिखा? जी सर आगे ये देखो, हाँ देख लीजिएगा। जेड नीचे से ऊपर ठीक है। है। यस हाँ सर आ नीचे गया। से मतलब तो हमने जो इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ से लिया है। ओके ठीक, सर ओके। तो ये, तो अब बताओ, क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर, टोटल डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ, लीवर आर्म, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस, यानी डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर सर आ आ गया। गया। ठीक, तो अब आगे देखो, ये चीज समझ में आ गया तो आगे देखो। अब आगे हम लोगों को क्या डिस्कस करना है? हम लोगों ने कल मॉडुलर रेशियो पढ़ा हुआ था, m बराबर 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC, ये पढ़ा था। वहीं पे एक जगह और पढ़ा हुआ था, m बराबर ES अपॉन सी ES अपॉन EC। EC। ठीक, ये चीज पढ़ा हुआ था। और ES और EC की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं कि ES बराबर माइल्ड स्टील के लिए 2 × 10⁵ 10⁵ ठीक, न्यूटन पर mm²। वहीं पे जो तुम्हारा EC होगा वो कितना होगा? 5000 रूट FC के। ठीक, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है हमारा IS कोड। देखो ये चीज ध्यान देने वाली होती है, किसके अकॉर्डिंग है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा। IS कोड 456 से 2000। ठीक, इसके अकॉर्डिंग है ये IS कोड, इसकी EC की वैल्यू। वहीं पे जो हमारा IS कोड IS है 456 1978, इसके अकॉर्डिंग है EC बराबर 5700 रूट FC के। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे इसी से बनेंगे, कहीं बाहर से नहीं आने वाले हैं, परेशान मत हो। ठीक, ये हो गया, EC तुम्हारा क्लियर हो गया। EC तुम्हारा एक कोड के अकॉर्डिंग ये है, दूसरे कोड के अकॉर्डिंग ये है। फिर कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था सिग्मा CBC और सिग्मा CC। ठीक, वहीं पे सिग्मा ST और सिग्मा SC, ये चारों टर्म डिस्कस किए हुए थे। बताइए, सिग्मा CBC, सिग्मा CC, सिग्मा ST, सिग्मा SC। यस सर ठीक, ये चारों हमने डिस्कस किया हुआ था। इतना ही हमारा हो गया। इसके बाद में फिर हमने परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला पढ़ा था, PT बराबर 100 AST अपॉन BD। ठीक, यहां पे जो तुम्हारा AST है, AST क्या है? एरिया ऑफ स्टील। ठीक, B क्या है? विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, PT क्या है? परसेंटेज ऑफ स्टील। अब बताइए। ठीक, सभी टर्म क्लियर हो गए? फिर इसके बाद में डेप्थ ऑफ
डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। देखो अब हम लोगों को ज्यादा प्रूविंग पढ़ने से कोई मतलब नहीं है कि हम लोग इसका फार्मूले की प्रूविंग पढ़ें कि कौन सा हमारा थियोरेटिकल पेपर हो रहा है। ठीक, तो डायरेक्ट फार्मूला देख लो, फार्मूला देखने के बाद सीधा उसे रट लेना और उनका एप्लीकेबल देख लो, उनका यूज हम लोग कैसे करते हैं। सर डेप्थ ऑफ, हाँ बोलो बेटा। सर ये बुक में सर एक फॉर्मूला और दिया है परसेंटेज ऑफ स्टील का। परसेंटेज ऑफ स्टील का, हाँ मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला कौन सा दिया होगा उसमें, परेशान मत हो, सब बताऊंगा। ठीक, ओके सर, ओके सर। देखो डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, इसका फार्मूला है एक्स सी बराबर एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी बटे एम सिग्मा सी बी सी सिग्मा सी प्लस 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 सिग्मा सिग्मा एस टी, ST। ई एस टी नहीं, प्लस ओके ओके प्लस सर, सिग्मा एस टी। ओके सर। ठीक, ये फार्मूला है। अब कुछ बुक ने क्या किया हुआ है, इसी में से डी को कॉमन कर लिया है, समझे, इसी में से डी को कॉमन कर लिया और अलग अलग फार्मूला बना दिया है। ठीक, वही बताऊंगा। देखो जो तुम बोल रहे हो परसेंटेज ऑफ स्टील वाला अलग फार्मूला, तो ऐसे तुम्हारा लीवर आर्म का भी अलग फार्मूला दिया है। लीवर आर्म का क्या अलग फार्मूला दे रखा है वो भी देख लो। लीवर आर्म अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जेड बराबर डी डी माइनस माइनस एक्स बाई, थ्री। ठीक, डी माइनस एक्स यस बाई सर। थ्री। कुछ बुक में क्या किया है, इसको एक्स को उसने मान लिया है के डी, एक्स को उसने के डी मान लिया है। ठीक, तो अब इसे क्या कर देगा, जेड बराबर यहाँ पे डी उसने कॉमन कर लिया है 1 माइनस एक्स बाई थ्री। ठीक, तो अलग अलग बुक है, तो हमें अलग अलग बुक भी देखना है, साथ में स्टैंडर्ड भी अपना देखना है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है। जबकि हमारा जो स्टैंडर्ड होता है वो ये चीज होता है कि जेड बराबर डी माइनस एक्स बाई थ्री। ओके सर। ठीक, इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे एक्स सी बराबर ये होता है फार्मूला कि एक्स सी बराबर एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। बाकी इनका सबका मीन्स तुम लोग जानते ही होगे कि हमारा सिग्मा सी बी सी क्या होता है, सिग्मा एस टी क्या होता है, डी क्या होता है और सिग्मा यहाँ पे एक्स सी क्या होता है। इसी प्रकार से एक एक्स ए का भी फार्मूला है। जैसे हमने क्या पढ़ा, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक हमारी क्या है, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, इसका कोई फार्मूला बताएगा क्या होता है, यस सर। बताओ। बी dx इंटू square by एक्स 2 ए स्क्वायर बाई टू इक्वल एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए। ठीक, यहां पे अब देखना, जस्ट पिछले वाले फॉर्मूले पे मैंने यहाँ पे एक्स सी यूज किया है। ठीक, क्योंकि मैं यहाँ क्रिटिकल यूज कर रहा हूं, बेटा ध्यान देना, यहाँ क्रिटिकल है इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स सी यूज किया है। अब तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, एक्चुअल आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्स ए यूज कर दूंगा। समझ गए? यस सर। सर इसमें एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा। हाँ बस एक्स की वैल्यू ही निकालते हैं हम लोग। ओके सर। हम लोगों को सिर्फ इसमें एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे हमारा टॉपिक क्या आता है, जब हम लोग देखो वहां से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, यहां से भी हमने एक्स की वैल्यू निकाली, हम लोगों ने हमें क्या निकाला, एक बार एक्स ए निकाल लिया और एक जगह एक्स सी निकाल लिया। एक्स ए और एक्स सी ये क्या है, डेप्थ ऑफ, ये है हमारा डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या है, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है दोनों। तो अब हम लोग जब बीम डिजाइन करते हैं तो बीम डिजाइन की एक फिलॉसफी होती है
कि हमारा जो बीम का सेक्शन है वो कैसा होना चाहिए। बीम का सेक्शन हमारा कैसा होना चाहिए। कौन कौन सा सेक्शन हम लोग डिजाइन करते हैं देख लो। बैलेंस सेक्शन, बैलेंस्ड सेक्शन, ठीक। फिर अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, फिर यहाँ पे ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक। हमारे 3 प्रकार के सेक्शन है जो हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बैलेंस, अंडर रेनफोर्स्ड और यहाँ पे ओवर रेनफोर्स्ड, ठीक। ये तीनों हमारे सेक्शन है जो हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारे एक्स ए और एक्स सी की वैल्यू है, इसी से डिसाइड हम लोग कर पाते हैं कि सेक्शन हमारा कैसा है, बैलेंस है कि अंडर रेनफोर्समेंट है कि ओवर रेनफोर्समेंट है। मतलब संतुलित हमारा सेक्शन है कि अल्प प्रबलित है कि अति प्रबलित है। खुद का नहीं अपना उठा पा रही है। बेटा माइक ऑफ कर लो जी, जो भी हो, ठीक। जब हम लोग सेक्शन को डिजाइन करते हैं तो सेक्शन हमारे 3 प्रकार के डिजाइन होते हैं। एक होता है संतुलित सेक्शन, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। दूसरा होता है अल्प प्रबलित, अल्प प्रबलित को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। तीसरा हमारा होता है ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, मतलब अति प्रबलित। सर बोलो सर बोलो बोलो भाई सारी मेरे स्क्रीन पास। इमेज नहीं आ रही है जी। स्क्रीन पे इमेज नहीं आ रही है, आ रही सर। सभी को आ रही हो सर। सकता है, आ रही हो है। सकता है कि बीच में कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो जाती हो, इस वजह से चली गई होगी, आ रही ठीक। इतना हो गया। तो ये किसके बेस पे हम लोग डिपेंड करते हैं, मतलब किससे हम डिसाइड करते हैं, जो एक्स ए और एक्स सी की वैल्यू है, एक्स ए और एक्स सी की वैल्यू है, मतलब हमारा जो डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस है और डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस है, यानी इनकी हिंदी क्या होती है, वास्तविक बल शून्य रेखा की गहराई और उदासीन बल शून्य रेखा की गहराई, ठीक, यानी क्रांतिक बल शून्य रेखा की गहराई, ठीक। इनके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिपेंड करते हैं या डिसाइड करते हैं। एक्स ए वाला फुल फॉर्म देख लेना यहाँ पे, ये क्या है, वास्तविक, हिंदी वाले ध्यान देना, वास्तविक बल शून्य रेखा की गहराई, ठीक। एक्सी क्या है, एक्सी का फुल फॉर्म क्या हो, हिंदी क्या होगी, क्रांतिक, हम पंखा नहीं चला बल, रहे, तुम चला लो तुम। क्रांतिक बल शून्य रेखा की गहराई, ठीक। दोनों चीज समझ में आ गया। तो अब हमारा कैसे डिसाइड होगा कौन बैलेंस है, कौन अंडर रेनफोर्समेंट है, कौन सा हमारा ओवर रेनफोर्समेंट है, ये मतलब कौन सा हमारा संतुलित अवस्था में है या कौन सा हमारा अल्प प्रबलित है, कौन सा हमारा अति प्रबलित है। देखो आगे हम लोग यहाँ पे अब इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि इसके जितने पेज थे वो खत्म हो गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। हमारी टेबल क्या है, इसमें लिख लेते हैं सेक्शन, ठीक। यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स ए और एक्स सी, इसे छोड़ देते हैं, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं ए पॉइंट पे बैलेंस सेक्शन, ए पॉइंट पे बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन में हमारा क्या होता है, एक्स ए बराबर एक्स सी होता है, देखो उधर दिख रहा है ना, बैलेंस सेक्शन में हमारा क्या होगा, एक्स ए बराबर एक्स सी होगा जी। ठीक। वहीं पे हमारा बी पॉइंट है,
अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड और सेक्शन, इसमें क्या होता है कि एक्स सी बड़ा होगा एक्स ए से, ठीक। फिर हमारा तीसरा पॉइंट होता है सी पॉइंट, क्या होता है ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। ओवर में क्या होता है, हमारा एक्स ए बड़ा होता है एक्स सी से। समझ में आ गया तीनों चीज? ये तीनों समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आगे आगे बैलेंस, अंडर रेनफोर्समेंट, ओवर रेनफोर्समेंट मीन्स संतुलित, संतुलित सेक्शन और अल्प प्रबलित और अति प्रबलित। बैलेंस वाले को बोलते हैं क्या, संतुलित, ठीक। अंडर रेनफोर्समेंट को क्या बोलेंगे, अल्प प्रबलित, और ओवर वाले को क्या बोलेंगे, अति अति प्रबलित। प्रबलित, अति प्रबलित, प्रबलित नहीं, ठीक। तो ये Yes, तीन sir. प्रकार के हमारे सेक्शन होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जो हमारे लिए सबसे सूटेबल सेक्शन होता है वो कौन सा सेक्शन होता है। हम लोग हमेशा, जो हमारे आईएस कोड ने बोला है, तो आईएस कोड ने ये कहा है कि हम लोग जो सेक्शन डिजाइन करेंगे वो हमेशा कोशिश ये करेंगे कि अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन ही डिजाइन करें, मीन्स अल्प प्रबलित सेक्शन ही हम लोग डिजाइन करें या अल्प प्रबलित काट ही हम लोग डिजाइन करें। जबकि यदि इन कंडीशन हमारा बैलेंस सेक्शन आ जाए, मीन्स संतुलन की अवस्था वाला हमारा कनेक्शन सेक्शन आ जाए, तब हम डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन किसी भी केस में हम लोग ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन डिजाइन नहीं करेंगे, किसी भी केस में हम लोग अति प्रबलित सेक्शन नहीं डिजाइन करेंगे। समझ गए? ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन हम लोग किसी भी केस में डिजाइन नहीं करेंगे, बैलेंस और अंडर वाला कर सकते हैं। जबकि अंडर वाला हमारा सबसे ज्यादा सुटेबल होता है, बैलेंस आ गया तो भी हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन कभी भी डिजाइन नहीं करेंगे। यदि ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन आता है तो उसको रीडिजाइन करेंगे। रीडिजाइन का मतलब क्या, जो हमने सेक्शन माना हुआ है बी और डी ले रखा हुआ है, यानी विड्थ ले रखा है, डेप्थ ले रखा हुआ है, उनकी वैल्यू चेंज कर देंगे। कल किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सर हम लोग डबली कब डिजाइन करते हैं, ठीक। यदि वो स्टूडेंट आज की क्लास में हो तो सुन ले कि बेटा जब कभी कभी ऐसे डिजाइन करते समय हमारा सेक्शन ओवर रेनफोर्समेंट में पहुंच जाता है, तब हम लोग वहां पे डबली बीम डिजाइन करते हैं। समझ रहे? तब हम लोग वहां पे डबली बीम डिजाइन कर देते हैं। जब डबली बीम डिजाइन कर देंगे तो वो सेक्शन ओवर से फिर क्या हो जाएगा, अंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे लिए ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन डिजाइन करना क्यों हानिकारक है, लास्ट सेमेस्टर में भी शायद मैंने एक क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि बैलेंस सेक्शन क्या होता है, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन क्या होता है, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन क्या होता है। तीनों मैं डिस्कस कर चुका हूं लास्ट क्लास में, लास्ट सेमेस्टर में। बताइए सर। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में पहले कंक्रीट भी फॉल हो जाएगी, उसके बाद फिर बाद में टेंशन भी तार है। बेटा थोड़ा लाउडली बोलो, वॉइस नहीं आ रही है। सर खराब है थोड़ी वो। हाँ बोलो बोलो। सर ये बोल रहा हूँ, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में पहले कंक्रीट भी फॉल हो जाएगी, इसलिए हम लोग डिजाइन करते हैं उसको। ओके, और अंडर में क्या होता है? सेफ रह जाएंगे सर। अंडर में सर पहले टेंशन की तार, वो छड़ जो होंगी वो फेल होंगी सर, उसके बाद कंक्रीट फेल होगी। ओके, तो अंडर में हमारा बेनिफिट क्या है कि जैसे स्टील फेल होगी, स्टील फेल होगा इसके मतलब क्या होगा, कंक्रीट में हल्की हल्की क्रैक्स आ जाएंगे। कंक्रीट में क्या हो जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। इसके मतलब कंक्रीट ने क्या कर दिया, वार्निंग दे दिया। कंक्रीट ने वार्निंग दे दिया कि भैया अब ये स्ट्रक्चर क्या है, हमारे खतरे से बाहर है, मतलब हमारे लिए खतरा हो सकता है, अब इस बिल्डिंग को तुम लोग खाली कर दो, ठीक। इसलिए हमेशा हम लोग अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन ही डिजाइन करते हैं। बैलेंस से क्या है कि बैलेंस से पता नहीं चलेगा कि जैसे मान लो क्या आता है, अचानक से भूकंप आता है, आंधी आता है, तूफान आता है, पता चला अचानक से भूकंप आया और सीधा बिल्डिंग हमारी गिर गई। मतलब क्या, मतलब बिना वार्निंग के आ जाता है। जैसे भूकंप भी आता है हमारा, क्या पहले वार्निंग देता है? तो ऐसे जब ये सेक्शन फेल होने वाला होगा, कोई वार्निंग नहीं देगा, अचानक सीधा टूट जाएगा।
लेकिन अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में क्या है कि पहले वो तुम्हें वार्निंग दे रहा है, संकेत दे रहा है कि भैया अब मेरा काम खत्म होने वाला है, आप लोग यहाँ से खाली करके निकल जाइए। इसलिए जो हमारा अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन होता है वो बेटर सेक्शन होता है। तो हमेशा हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन को ही डिजाइन करें, मतलब अल्प प्रवसन को ही डिजाइन करें। ओके ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। इतना सभी को समझ में आ गया। तो अब जो हमारी जिस बुक से हम लोग पढ़ रहे थे, अब वो बुक ओपन कर लेते हैं, उसमें और कौन कौन से टॉपिक अभी हमें बचे हुए हैं। अभी तक सिर्फ ओनली 54 ने ही ज्वाइन किया हुआ है। 56 सर। बाकी क्या, बाकी को पढ़ना नहीं है कि आरसीसी आती है? ज्यादा होशियार है सर। पर कुछ लोग अभी भी चलो भाई। अप्रूवल के लिए बैठे हैं। अप्रूवल के लिए बैठे रहे, पहले लेक्चर से पहले सर लेक्चर से पहले भेज दे। सर जब वही तो लेक्चर बता रहा स्टार्ट हो हूँ। जाए तब लोग ये लोग मैसेज करते हैं कि अप्रूवल नहीं हुआ, उससे पहले नहीं करेंगे। वही तो, अरे लेक्चर से पहले इतनी देर पहले आ जाता हूँ। आप यदि अप्रूवल की रिक्वेस्ट भेज दो तो उस समय एक्सेप्ट कर लो। अब लेक्चर के बीच में यदि एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो पूरा लेक्चर डिस्टर्ब हो जा रहा है। 5 मिनट बाद सर। जाते हैं पूरे। अरे बात तो कर लें सर। बोलो बेटा। ये कह रहे हैं सर आप अपने कैमरे का रेजोल्यूशन हाँ। कम कर लो, पूरा चला जाता है इसी में। कोई बात नहीं यार, जाने तो जा रहा है। जा तो रहा है सर, दूसरी क्लासों के लिए दिक्कत होती है ना। आप थोड़ा सा सेटिंग कर लो, हाँ सर, पिक्सल तो कम बाकी कर लो। लेक्चर कैसे लेंगे? तो लेना है सर जी, सब यदि खत्म हो जाएगा इसी में। यस सर, यदि थोड़ा क्वालिटी पिक्सल कम- थोड़ा कम करो। मैं थोड़ी कम कर लो क्वालिटी सर। कम कर लूंगा फिर। ओके क्वालिटी कम कर लूंगा तो फिर क्लियरिटी कम आएगी। वैसे भी यार 3 क्लास हो चुकी है सुबह से, ठीक है, एक लास्ट क्लास बची है, लास्ट क्लास छोड़ दूंगा आज, वैसे भी संडे है। सर अपने चेहरे आप वाली सर क्वालिटी इतना- कम करिए ना, कैमरे हम की लोगों क्वालिटी की कम क्लास करिए। होती ना सर। ओके कोई बात नहीं है, अब ये क्लास लेने के बाद फिर इसके बाद फिर देखता हूँ, ठीक है। तो यार इतना एनफ नेट आता है कि 4 क्लास मेरी आराम से हो जाती हैं, ये 1-1 घंटे क्लास चलती है। वैसे भी सर बर्बाद जाता अरे था। वैसे ही बेकार जाता था। नहीं बेकार तो नहीं जाता था। छोटू यूज देखो ठीक, तो विकास तुम बोल रहे थे कि इसका एक दूसरा फार्मूला भी बोलता था। दूसरा फार्मूला यहाँ पे देखो ये दे रखा हुआ है, यस सर। ठीक। पीटी बराबर 50k² अपॉन m ब्रैकेट में 1 - k, ठीक। इंडिकेशन देखना हर बार चेंज हो जाते हैं। एक यहाँ पे फार्मूला तुम्हारा ये दे रखा हुआ है, इंडिकेशन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे n बराबर उसमें kd लिखा हुआ है। जितनी बुक यूज करोगे हर बार उसमें कहीं ये इंडिकेशन मिलेगा, कहीं वो इंडिकेशन मिलेगा। तो हमेशा कोशिश ये किया करो जो स्टैंडर्ड वैल्यू हो उसी को सिलेक्ट किया करो। ओके सर। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, उसका एक हमारा अलग टॉपिक है, ठीक। तो उसमें क्या करना है, देखो जो हमारा मूवमेंट होता है, मूवमेंट का बस सीधा जस्ट छोटा सा है। मूवमेंट बड़ा हमारा क्या होता है, मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? अच्छा कोई यूनिट बताओ सबसे पहले मुझे। मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर होगा, ये तो किलोमीटर मीटर होगा। मतलब फोर्स है प्लस डिस्टेंस है, दो चीज है। ये तो हुआ फोर्स, फोर्स और डिस्टेंस, ठीक। तो अब यहाँ पे जो हमारा मूवमेंट होगा, अब देखना ये डायग्राम इसमें दिख रहा होगा, दिख रहा है? यस सर। इसमें जहां पे हमारा जो ऊपर जो कंक्रीट वाला पोर्शन था, ठीक, इस पोर्शन का, इस पोर्शन पे जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो हमारा कंप्रेशन फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये है। सर थोड़ा जूम कीजिए। बेटा मेरे से फुल जूम है, आप लोग अपने से अपनी zoom करो। स्क्रीन से कर लो, अपनी स्क्रीन से करो ना।
अपने स्क्रीन से कर लो जूम, जूम हो सर जाएगा। हो गया सर, हो गया, ओके सर। ठीक, सी की वैल्यू उसने दे रखी है हाफ सीबीसी इंटू बी इंटू एक्स। ठीक, वो एन लिखा हुआ है, एन उसने एन वहां पे जो हम लोग एक्स मान रहे थे उसने एन माना हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे ओके सर। एन मान के ही ले लो, तो हाफ सिग्मा सीबीसी इंटू बी इंटू एक्स। ठीक, ये क्या है, ये टोटल कंप्रेसिव फोर्स है, यानी इस सेक्शन पे आने वाला जो हमारा कुल संपीड़न बल होगा वो ये है, कुल संपीड़न बल। ठीक, इसी प्रकार से नीचे देखो जहां पे हमारी स्टील आ रही थी, उस स्ट्रेस यहाँ पे देखो टी की वैल्यू दे रखी है। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, यानी कुल तनन बल। ठीक, हमारा यहाँ पे कुल संपीड़न बल दे रखा हुआ है, कुल तनन बल भी दे रखा हुआ है। या टोटल हमारा जो टेंसाइल फोर्स है कौन बियर करेगा, स्टील ही बियर करेगी ना। तो स्टील जहां पे आ रही थी वहां पे मैं टोटल टेंसाइल फोर्स कर लिया। ठीक, और फोर्स बराबर तुम जानते ही हो स्ट्रेस इनटू एरिया। फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, मतलब फोर्स का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। न्यूटन मीटर। ठीक, फोर्स बराबर हमारा स्ट्रेस इनटू एरिया, तो हमने कुल तनन बल निकाल लिया, कुल संपीड़न बल निकाल लिया। जब हमारे कुल तनन बल और कुल संपीड़न बल निकल आया तो बस अब यहाँ पे सीधा सा हमें क्या, जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, यानी उसके प्रतिरोध निकालना है, तो क्या होगा, m बराबर सी जेड और m बराबर बस। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे c और t क्या है, बता दो अभी। c है हमारा टोटल कंप्रेशन फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, और t है यहाँ पे टोटल टेंसाइल फोर्स, और z है हमारा लीवर आर्म। c है टोटल कंप्रेसिव फोर्स, t है टोटल टेंसाइल फोर्स यानी कुल तनन बल, कुल संपीड़न बल, और z है हमारा लीवर आर्म। तो मूवमेंट निकालना हमारे लिए कोई चैलेंजिंग नहीं है। क्यों चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले कंप्रेशन और टेंशन की वैल्यू निकाल चुके हैं। इनका डायरेक्ट फार्मूला, ये फार्मूला लो यहां सीधा उठा के रख लो। एक तुम्हारा टोटल कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू ये होती है, टोटल टेंसाइल फोर्स की वैल्यू ये होती है। देखा, टोटल कंप्रेशन फोर्स की वैल्यू ओके सर। ठीक, तो टोटल हमारा कंप्रेसिव फोर्स हो गया, टोटल टेंसाइल फोर्स हो गया। इन तीनों मतलब दोनों फोर्सों में जब हम लोगों ने लीवर आर्म का इसमें मल्टीप्लाई कराया हुआ है तो हमारा क्या निकल आया हुआ है, इससे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध निकल आया है उसका। ठीक, यस सर। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। यहाँ पे सेम वही आ गया, बैलेंस सेक्शन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब इस बुक में बाद में दे रखा हुआ, कोई बात नहीं है। ठीक, बैलेंस सेक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारा एक्स ए बराबर एक्स सी होता है, उसी की डिफिनीशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे दे रखा हुआ है। फिर अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन है, ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन है, वो भी हमने बता दिया कि अंडर एनफोर्समेंट क्या होता है हमारा, ओवर एनफोर्समेंट क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। ये देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो जब तक मैं मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, जरा चार्जर लगा लूं। लगा लीजिए सर जी, वो भी अपने आप पढ़ो। मजाक था भाई, मजाक। नहीं नहीं नहीं, हम कौन सा सीरियस ले रहे।
10 3 बार 100 16 M20 कंप्लीट। ठीक है। आजकल पढ़ बहुत रहे हो विकास। कहाँ है? नहीं तुम दिख रहे हो मुझे। अपना अपना काम करो, इधर अपना काम करो, मैं- फालतू कमेंट नहीं। पढ़ लिया क्वेश्चन सबने? यस सर। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? मूवमेंट की वैल्यू फाइंड करना है, यानी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, यानी हमें एमआर फाइंड करना है। ठीक, एमआर के लिए हमें क्या चाहिए? ये तो हमें सी मिल जाए या तो टी मिल जाए और साथ में जेड मिल जाए, फाइंड कर ले। हमें एमआर के लिए क्या चाहिए? ये तो कुल संपीड़न बल मिल जाए या कुल त्वरण बल मिल जाए और साथ में लीवर आर्म मिल जाए, मूवमेंट हमारा निकल आएगा। निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? तो उस क्वेश्चन में चेक करो कि तुम्हें क्या क्या डाटा दे रखा हुआ है। उसने दे रखा हुआ है कोई एक आरसीसी बीम है, उस आरसीसी बीम की जो विड्थ है बी वो दे रखा हुआ 300 mm एंड जो इफेक्टिव डेप्थ है मतलब स्मॉल डी है वो दे रखा है 500 mm। ठीक, उसमें 3 नंबर ऑफ बार पड़ी हुई है, मतलब 3 सरिया पड़ी हुई है। कितने कितने डाया की? 16 mm की 3 सरिया पड़ी हुई। ठीक, 16 mm की 3 सरिया पड़ी हुई हैं। जो हम लोग कंक्रीट का ग्रेड यूज कर रहे हैं वो M20 यूज कर रहे हैं, जो स्टील का ग्रेड यूज कर रहे हैं वो Fe 415 यूज कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हमें कंक्रीट का ग्रेड मालूम है, स्टील का ग्रेड मालूम है, दोनों ग्रेड मालूम है। सिग्मा सीबीसी कितना होगा? सिग्मा सीबीसी सीधा 3 से डिवाइड करो, 7 की 21 यानी 7 आ गया, 7 हो गया। ठीक, सिग्मा एसटी कितना होगा? 230 हो जाएगा। माइक ऑफ कर लो, किसका माइक ऑन है? सिग्मा एसटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 230 हो जाएगी। सिग्मा सीबीसी मिल गया, सिग्मा एसटी मिल गया। अब मॉडल रेशियो निकाल सकते हो एम। एम बराबर क्या होता है? 280/3। एम बराबर 280/3 सिग्मा सीबीसी। CBC इस कितना आ गया? 30। तो भाई क्वेश्चन में दे रखा हुआ है एरिया ऑफ स्टील, तो टोटल एरिया ऑफ स्टील कैसे निकलेगा? तो यार एक बार का तुम्हें एरिया निकाल लेना और नंबर से मल्टीप्लाई करवा देना है। तुम्हें पता है जो हमारी स्टील होती है वो राउंडेड होती है, यानी π/4 d² इंटू 3। डाया कितना दे रखा हुआ? डाया यहाँ पे दे रखा 16। ठीक है, तो इंटू 16 कर दो। ठीक, मल्टीप्लाई करवाओगे यानी 16² होगा, π/4 d² होता है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा? तुम्हारी ये वैल्यू आ जाएगी। आ गई? अब हमें क्या करना है? सी और टी की वैल्यू निकालनी है। तो लेकिन सी और टी निकालने से पहले हमें उसकी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालनी होगी। तो दोनों के फॉर्मूले लगा दो, एक बार क्रिटिकल का लगा दो, एक बार एक्चुअल का लगा दो। जब क्रिटिकल वाला फार्मूला लगाओगे तो उसका फार्मूला क्या होता है? XC बराबर M सिग्मा CBC इंटू D बटे M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ठीक, इससे तुम्हारा क्या निकल आएगा? XC निकल आएगा। जब XC निकल आए तो ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, वहीं पे फिर बाद में फार्मूला लगा देना इसमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए। उसका फार्मूला क्या होता है? bx² बटे 2 बराबर MAST इंटू D - x।
ये फॉर्मूला लगा देना, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये x कौन सा होगा, x ए एक्चुअल वाला होगा एक्चुअल वाला। हमने सबसे पहले x फाइंड कर लिया था, अब x ए फाइंड कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, दोनों की कंपैरिजन कर देना, ठीक, कि x की वैल्यू कितनी आ रही है और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है। यदि ये दोनों बैलेंस बराबर आ रहे हों, इसके मतलब हमारा सेक्शन कौन सा होगा, बैलेंस सेक्शन होगा। यदि इस पे एक्स ए हमारा ज्यादा होगा, इसके मतलब क्या होगा, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन होगा। यदि एक्स सी ज्यादा होगा तो अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन होगा। तो अब यहाँ पे डिपेंड करना है कि देखो कि हमें मूवमेंट किस वाले फार्मूले से निकालना है, जो मूवमेंट की वैल्यू रखनी है कौन सी रखनी है, किस फार्मूले से निकालना है। कि मतलब हमें सी टी फार्मूला यूज करना है कि हमें मूवमेंट के लिए सी जेड यूज करना है कि टी जेड यूज करना है, क्योंकि दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। यहाँ पे मूवमेंट का फार्मूला सी जेड यूज करना है कि मूवमेंट का फार्मूला टी जेड यूज करना है, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो डिसाइड होगा इन्हीं से। जब हम लोगों ने एक्स ए और एक्स सी की कंपैरिजन की हुई थी, तो उससे हमें डिसाइड होगा कि हमारा सेक्शन कौन सा है। मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। जब हम लोगों ने एक्स ए और एक्स सी की वैल्यू निकाला, तो एक्स ए और एक्स सी की वैल्यू से हमारा ये डिसाइड हुआ कि हमारा सेक्शन कौन सा है, अंडर रेनफोर्समेंट है कि ओवर रेनफोर्समेंट है कि बैलेंस सेक्शन है, मतलब संतुलित सेक्शन है कि अल्प प्रबलित है कि अति प्रबलित है। यदि हमारा बैलेंस सेक्शन है तो हम लोग चाहे टी का यूज करें चाहे सी का यूज करें, दोनों से आंसर सही आएगा। यदि हमारा बैलेंस सेक्शन है तो चाहे टी का यूज करें चाहे सी का यूज करें, दोनों बराबर आएगा, ठीक, दोनों आंसर हमारे सही माने जाएंगे। लेकिन यदि वहीं पे हमारा सेक्शन कंक्रीट में फेल हो रहा है, जब कंक्रीट में फेल हो रहा है इसका मतलब क्या है, यदि सेक्शन कंक्रीट से फेल कर रहा है तो सेक्शन कौन सा होगा, ओवर एनफोर्समेंट। जी सर। नहीं सर, बैलेंस। तो उस बैलेंस क्यों होगा, बैलेंस का मतलब है कि दोनों बराबर रहेगा, फेल होगा तो दोनों से फेल होगा, नहीं तो कभी नहीं फेल होगा जी। बैलेंस का मतलब है दोनों बराबर। और अंडर का मतलब होता है, अंडर रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है, वो स्टील से फेल होगा। भाई अंडर या ओवर क्या हो रही है, सिर्फ सरिया ओवर हो रही है, स्टील ओवर हो रही है। जब स्टील ओवर है तो कंक्रीट कम होगी, जब कंक्रीट ओवर है तो स्टील कम होगी। जी। यदि वो कंक्रीट से फेल हो रहा है तो इसके मतलब हमारा सेक्शन कौन सा होगा, ओवर रेनफोर्समेंट, मतलब अति प्रबलित, ठीक, अति प्रबलित होगा। तो वहां पे बताओगे हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, सीजेड यूज करेंगे कि टीजेड? हेलो, टीजेड सर, टीजेड। टीजेड, जी सर। श्योर हो? बेटा हमेशा हम लोग सेफ वैल्यू लेके चलते हैं। अब ये बताओ, कंक्रीट पे फेल हो गया, ठीक, तो कंप्रेशन पे फेल हो रहा है, यानी सी की वैल्यू कम आ रही है, तो हम लोग वहां पे सीजेड लेंगे ना कि टीजेड, क्योंकि टी की वैल्यू पहले ऑलरेडी ज्यादा थी, टेंशन उसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा बियर कर रहा है वो। तो एम बराबर टीजेड से जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी एम बराबर सीजेड की अपेक्षा। तो जो वैल्यू, हमेशा वैल्यू हम लोग सेफ साइड रहते हैं। यदि हमने एम बराबर टीजेड के लिए डिजाइन कर दिया तो कंक्रीट में पहले फेल हो जा रही थी, स्ट्रक्चर हमारा फेल हो जाएगा। तो एम बराबर हम लोग सीजेड के लिए डिजाइन करेंगे वहां पे। यदि सेक्शन हमारा अंडर रेनफोर्समेंट है, मतलब अल्प प्रबलित है, स्टील से फेल हो रहा है, जब स्टील से फेल हो रहा है तब हम लोग वहां पे एम बराबर टीजेड यूज करेंगे। कंक्रीट से फेल हो रहा है तो सीजेड, स्टील से फेल हो रहा है तो टीजेड, बैलेंस सेक्शन है तो कोई भी यूज कर दो। समझ में आया? जी सर।
बैलेंस है तो कोई भी यूज कर दो, चाहे सीजेड यूज करो या टीजेड यूज करो। यदि हमारा अंडर रेनफोर्समेंट है मतलब स्टील से फेल हो रहा है। जब स्टील से फेल हो रहा है तो इसके मतलब हम लोग कौन सा यूज करेंगे? टीजेड। इजेड। यदि हमारा हाँ टीजेड। यदि हमारा सेक्शन, यदि हमारा अंडर रेनफोर्समेंट है तो टीजेड यूज करेंगे क्योंकि हमारा टेंशन से फेल हो रहा है वो। जी। ठीक। ओवर यदि ओवर है तो हम लोग सीजेड यूज करेंगे क्योंकि वो हमारा कंप्रेशन से फेल हो रहा है। जी। वही देखो तुम्हारे सामने भी लिखा हुआ है बुक में, यहाँ पे सामने दे रखा हुआ है। यहाँ पे देखो एक्स तुम्हारा एक्स से मतलब एक्स सी यहाँ पे ज्यादा है। देखो एक यानी एक मिनट, एक्स ए से तुम्हारा एक्स सी ज्यादा है। ठीक। जब एक्स सी ज्यादा है यानी क्रिटिकल वाला ज्यादा है तो सेक्शन कौन सा हुआ? अंडर। अंडर हुआ। जी। जब अंडर रेनफोर्समेंट हुआ तो मैंने क्या बताया, क्या यूज करेंगे? टीजेड। ठीक। और देखो यहाँ पे उसने टी की ही वैल्यू यूज की है, दिख रहा है स्क्रीन पे? उसने यहाँ पे टीजेड ही यूज किया है। समझ में आ गया ये? यस सर। जी। ठीक। इसके बाद आगे जो हमारा है, इसके इस टॉपिक के जितने भी न्यूमेरिकल हैं अब न्यूमेरिकल सब सॉल्व कर लेना। अब आते हैं आगे अपने टॉपिक पे। यदि कोई टॉपिक मिलता है तो टॉपिक, नहीं तो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। टियर एंड बॉन्ड आ गया डायरेक्ट। टियर एंड बॉन्ड आ गया। ठीक है। तो इस टॉपिक के जितने भी न्यूमेरिकल तुम्हारे बुक में दे रखे हो या ऑब्जेक्टिव टाइप हो, ये जिस टाइप के भी हो वो सॉल्व कर लेना। ठीक है। और बाकी नहीं, कल वो कोशिश करूंगा कि इससे कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आऊं। और इसका हाँ मैंने कल बोला हुआ था तुम लोगों से टेस्ट के लिए। जी सर। ठीक। तो टेस्ट की जो भी टाइमिंग होगा, जो भी पेपर होगा, अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हिंदी और इंग्लिश बाईलैंग्वेज पेपर बनाना थोड़ा टफ पड़ रहा है। ये तो पेपर इंग्लिश में ही पूरा बन पाएगा और ये फिर पूरा हिंदी में बन पाएगा। सर इंग्लिश में बना ना, समझ में आता है, कुछ कम समझ में आता है। कोशिश करो। देखो यार, जब 2-4 बार पढ़ोगे तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक। क्योंकि अब बाईलैंग्वेज पेपर बनाने के लिए उसके लिए लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल से पॉसिबल नहीं है। सर मोबाइल पर बना रहे हैं। अब ये तो फिर मैं पहले इंग्लिश से लिखूं फिर हिंदी से लिखूं, बहुत टाइम लग जाएगा। 10 क्वेश्चन के लिए 2-4 घंटे लग जाएंगे। सर इंग्लिश में कौन समझ में आता है? इंग्लिश में नहीं समझ में आता? नहीं सर, कुछ कम आता समझ में। सबको चलो सर इंग्लिश कोशिश में ही करता हूँ। सीसी, कंक्रीट, सरिया, आयरन रॉड। हेलो सर। हाँ हाँ सर, ये बताइए जो अभी आपने पीछे क्वेश्चन कराया है हाँ। उसमें जो आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलवाया था उसमें मतलब क्या एक्सी की वैल्यू रखेंगे कि एक्सए की वैल्यू रखेंगे? उसमें हम जो क्रिटिकल वाली वैल्यू होती है वही वैल्यू ही पुट करते हैं उसमें। लेकिन सर अभी आपने मतलब पीछे ये कहा था कि एक्सए की वैल्यू अधिकतर पुट करेंगे। नहीं बेटा, जो उसकी क्रिटिकल वाली कंडीशन वाली वैल्यू आ रही थी वही पुट करते हैं, बाकी देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यस मैंने सर। जब उस समय बताया हुआ था तब क्रिटिकल वाला ही बताया हुआ था। यस। देखो कुछ यहाँ पे इस प्रकार का था, नहीं ये नहीं है क्वेश्चन, ये भी नहीं है। यही तो ठीक, ये क्वेश्चन था। जी। इस पे देखो x की वैल्यू कितनी रखी गई है, इसने कुछ रखा ही नहीं है, सीधे सॉल्व कर दिया उठा के। लेकिन लीवर आर्म निकाला हुआ, लीवर आर्म में वैल्यू रखा हुआ है। लीवर आर्म की वैल्यू रखी इसने एक्चुअल की रखी हुई है, एक्स की रखी हुई है। ठीक है, एक्स से रख देना तुम लोग, एक्चुअल ही रख देना। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू रखना है वो एक्चुअल वाली रख देना, एक्स की। ओके सर। और कोई कंफ्यूजन है? इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है, जितने तुम्हें शॉर्ट रूप पे क्वेश्चन मिल जाए, तो फिर ऐसा करो, प्रत्येक स्टूडेंट
दो दो चार चार पांच पांच क्वेश्चन मुझे बना के दो। ओके ठीक, हिंदी वाले अपने हिंदी में बना के दे, इंग्लिश वाले अपने इंग्लिश में बना के दे। यदि प्रत्येक स्टूडेंट पांच पांच क्वेश्चन भी देगा, लेकिन बस ऐसा करना, ये मत करना कि पता चले कि वही 5 क्वेश्चन जिसने हिंदी में बना ली वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर किस समझ तरह रहे के हो? क्वेश्चन मल्टीपल? हाँ, मल्टीपल ही बनाने क्वेश्चन। खुद अपने आप से पढ़ो, उनका क्वेश्चन बनाओ, उनका आंसर बनाओ। मतलब जो उसके 4 एमसीक्यू रहेंगे, आंसर रहेंगे, वो चारों आंसर उसमें लिखो। ठीक, ऐसा कोशिश करो। यदि ऐसा हो जाएगा तो बहुत बेटर रहेगा। इससे तुम लोगों की देखो प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। यदि 5 क्वेश्चन मान लो सपोज दैट तुमने बनाया, 5 किसी दूसरे ने बनाया, 5 किसी दूसरे ने बनाया, तो 5 जो तुमने बनाया वो तुमको प्रिपेयर है पहले से। ठीक, लेकिन 5 जो दूसरे ने बनाया वो उसको प्रिपेयर है। जो तुमने बनाया वो पढ़ लेगा, जो उसने बनाया वो तुम पढ़ लोगे। जी सर, ये काम सही है। बाकी उसमें जो इम्प्रूवमेंट करना होगा वो मैं कर दूंगा। जी ठीक, तो हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश। ओके। ठीक है, हिंदी वाले अपने हिंदी में सबमिट कर दें, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश सबमिट कर दें। क्वेश्चन सेम ना होना चाहिए, इतना ध्यान देना। जी सर। न्यूमेरिकल भी आएंगे। न्यूमेरिकल नहीं, मतलब जो छोटे छोटे डाटा, जैसे मान तुम्हारा अब m की वैल्यू निकालना है। अब m की वैल्यू मतलब मॉडल रेशियो निकालना, अब चाहे उसे न्यूमेरिकल में मान लो, चाहे ऑब्जेक्टिव मान लो। ठीक, XA या XC की वैल्यू निकालना, चाहे उसे न्यूमेरिकल मान लो, चाहे ऑब्जेक्टिव मान लो। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इनके लिए तुम्हें कैलकुलेटर वगैरह भी अलाउ होगा। ठीक, और यदि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो मतलब इतना नॉर्मल कैलकुलेशन आएगा कि आप लोग आराम से कर सकते हो बिना कैलकुलेटर की हेल्प से भी। तो सर पेपर घर से होगा ये? पेपर घर से होना है, लेकिन उसमें 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन क्या, कि जिनके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, एंड्रॉयड फोन है, अपने घर से दे सकते हैं पेपर। या नेट फ्रिक्वेंसी अच्छी आ रही है तो घर से दे लीजिए। प्रॉब्लम है किसी कैफे से पेपर दे लीजिए। और ज्यादा प्रॉब्लम है तो कॉलेज आ जाइए अपने। ठीक, सेम यही पैटर्न AKTU भी फॉलो कर रहा है। AKTU का ही पैटर्न है जो मैंने बताया हुआ है जी, और वही तुम्हारा PTE भी करेगा। सर हेलो, टाइम कितना लगेगा? सर बोलो बोलो। ये कह रहे हैं सर, हम लोग के अरे ग्रुप बोल। वाले, हम फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर हुए, सेकंड का भी होगा, वो कैसे हो? के ग्रुप वाले हो तो इस समय तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर का कौन सा पेपर होगा? कोई भी पेपर नहीं होगा, सिर्फ ओनली मैथ का पेपर होगा बस। नहीं, अभी के फर्स्ट ग्रुप वालों के सेकंड सेमेस्टर होगा सर इनका। कौन सेमेस्टर है तुम्हारा? 4th सेमेस्टर है ना? हाँ 4th है, 4th के साथ सेकंड भी होगा। तो 4th के साथ सेकंड का सिर्फ एक पेपर होगा, सिर्फ ओनली मैथ का, और बाकी बाकी नहीं होते हैं। अच्छा नहीं, अभी फर्स्ट वाले में थर्ड भी हुआ था, फर्स्ट के पूरे पेपर हुए थे 5 के। बेटा फर्स्ट की बात दूसरी होती है। फर्स्ट में देखो जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कम्युनिकेशन, वो 4 सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं। ठीक, 4 में अब मैथ के 2 पार्ट कर दिए हैं, तो सिर्फ यहाँ पे इस सेमेस्टर में मैथ अकेले है। तुम्हें इस सेमेस्टर में सिर्फ मैथ का पेपर देना होगा। ठीक, तो अच्छा है। ठीक, क्योंकि इस सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में सिर्फ 3 सब्जेक्ट है। अब 3 में तुम्हें 2 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक का पेपर देना है, वो भी मैथ का। सर आप यही रूम पे होंगे पूरा ही में? हाँ रूम पे ही हूँ। ठीक है, तो दिक्कत होगी तो मिल लेंगे। ओके, चलो ठीक है, आपकी आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।